दोस्तों नमस्कार। मैं के.आर. फौजदार वाईफाई ऐप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मनोविज्ञान विषय में जो हमारे बाल विकास की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत देख रहे हैं कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के विकास में क्या अवधारणा अपनी प्रस्तुत की है। इसी सीरीज में हम आज देखेंगे अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग का सिद्धांत। दोनों ही मनोवैज्ञानिक जो हैं वह मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। इसके बाद मनोविश्लेषणवाद पर कार्य अल्फ्रेड एडलर ने किया और तीसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं मनोविश्लेषणवाद पर काम करने वाले, वो हैं कार्ल गुस्ताव जुंग। तो देखते हैं किसने क्या कहा है। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे अल्फ्रेड एडलर की। अल्फ्रेड एडलर ने मनोविश्लेषणवाद पर सिगमंड फ्रायड के साथ में काम किया, लेकिन सिगमंड फ्रायड की सारी बातों से अल्फ्रेड एडलर सहमत नहीं थे। इसलिए इन्हें पश्च फ्रायडवादी या नव फ्रायडवादी कहा जाता है। अर्थात ये फ्रायड के वाद का यानी मनोविश्लेषणवाद का, थॉट का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करते हैं। इसलिए इनको पश्च फ्रायडवादी या नव फ्रायडवादी कहा जाता है। इन पश्च फ्रायडवादियों में और भी व्यक्ति हैं, जैसे कार्ल जुंग हम साथ में पढ़ेंगे। तो कार्ल जुंग भी पश्च फ्रायडवादी है। इसके अलावा पीछे आपने एरिक्सन पढ़ा, तो एरिक्सन भी क्या है, पश्च फ्रायडवादी है। इसके अलावा एरिक फ्रॉम, कैरेन हॉर्नी, ये सभी पश्च फ्रायडवादी में आते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन पश्च फ्रायडवादी का उदाहरण है। तो इन व्यक्तियों के नाम, इन मनोवैज्ञानिकों के नाम आपको पता होना चाहिए, जिनमें अल्फ्रेड एडलर, कार्ल गुस्ताव जुंग, कैरेन हॉर्नी, एरिक फ्रॉम और एरिक्सन, ऐसे मनोवैज्ञानिक पश्च फ्रायडवादी कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अब इन्होंने क्या काम किया। तो फ्रायड जो है, फ्रायड व्यक्ति की समस्त क्रियाओं का, जो भी व्यक्ति कार्य करता है, क्रियाएं करता है, उनका जो आधार मानता है वह काम भावना को मानता है और इसको प्रधान शक्ति का स्रोत कहता है। क्या कहता है कि व्यक्ति में शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, लिबिडो है। लिबिडो यानी काम भावना। बालक में जन्म से लेकर के अंतिम अवस्था तक काम भावना पाई जाती है। ऐसा हमने पीछे सिगमंड फ्रायड के बारे में जब पढ़ाया, पिछले वीडियो आप देखें, उसमें आपको डिटेल से बताया है। लेकिन एडलर जो है, एडलर ने कहा कि नहीं, व्यक्ति का जो जीवन है या क्रिया है वो केवल काम भावना पर आधारित नहीं है। व्यक्ति का जीवन एक क्या है, संघर्ष है। व्यक्ति का जीवन उन्होंने क्या माना है, एक संघर्ष माना है। व्यक्ति अलग अलग अवस्थाओं में संघर्ष करता रहता है और व्यक्ति समाज में रह करके विभिन्न परिस्थितियों, यानी उसके सामने कई प्रकार की कंडीशन आती हैं, परिस्थितियां आती रहती हैं, और उन परिस्थितियों का जब वो सामना करता है तो अपने
व्यक्तित्व की रक्षा करना चाहता है, कि उसका व्यक्तित्व अच्छा बना रहे और उसके उचित विकास करना चाहता है, कि मेरा व्यक्तित्व अच्छा रहे और उसका उचित प्रबंधन रहे, उचित विकास हो, डेवलपमेंट हो। किस परिस्थिति में? समाज के अंदर जब व्यक्ति विभिन्न परिस्थिति, जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष है, आप मानते हैं इस बात को, और आप भी देख रहे हैं हर व्यक्ति के जीवन में कुछ परिस्थितियां आती है और उन परिस्थितियों में अपने व्यक्तित्व को वो बचाना चाहता है, संघर्ष में जीवन जीता है और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उस पर उंगली नहीं उठाए, इसलिए वो उसके लिए उचित प्रबंधन करना चाहता है, रक्षा करना चाहता है। चारित्रिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की रक्षा करना चाहता है। ऐसा कौन कह रहा है? एडलर कह रहा है। अब इसके लिए, इस व्यक्तित्व की रक्षा के लिए उसमें कुछ इच्छाएं आती हैं, कुछ अभिलाषाएं आती हैं और मानसिक आवश्यकताएं होती है। तीन चीज, अभिलाषा, इच्छा, पर्यायवाची है। तो व्यक्ति में कुछ अपनी इच्छाएं होती है, जैसे हम पैसे की बात कर ले, आर्थिक स्थिति की बात कर ले, तो व्यक्ति चाहता है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहे कि यार ये तो चोरी करता है, ये डकैती करता है, लूट मार करता है, तब पैसा कमाता है। तो व्यक्ति क्या करता है? उसकी ऐसी इच्छा होती है, मानसिक रूप से उसकी ऐसी इच्छाएं होती है, आवश्यकता होती है कि मेरे पास पैसा भी आता रहे, जीवन यापन भी होता रहे और किसी भी प्रकार का कोई उसमें सामाजिक जो प्रश्न चिन्ह है वो नहीं उठना चाहिए। इस प्रकार की उसकी क्या होती है? इच्छाएं होती है मानसिक रूप से, क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा होगा तो मानसिक रूप से संतुष्ट होगा। और भी कई चीजें हैं, ठीक है। कई बार लोगों को मान के चले कि सामाजिक व्यवहार में जीने के लिए, अरे इसकी तो शादी नहीं होती है, ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसके तो किसी प्रकार का कोई संबंध करने वाला ही नहीं है। ये भी एक मानसिक आवश्यकता है, सामाजिक परिस्थिति है। जिस व्यक्ति के शादी विवाह में नहीं संपन्न नहीं हो पा रहे, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती होगी। इसलिए तो वह मानसिक आवश्यकताओं में रह करके अपने व्यक्तित्व की क्या करना चाहता है? रक्षा करना चाहता है। उसके लिए, इस रक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा को एडलर जीवन कार्यों का आधार मानता है। यानी कि इन सब चीजों से व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए क्या चाहिए? जो शक्ति चाहिए, मानसिक रूप से जो शक्ति चाहिए, उस मानसिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? अपने जीवन में कार्य करता है। जैसे कि आप अपना एग्जांपल ले लो, समाज में आपका क्या बना रहे? अस्तित्व बना रहे, अच्छी प्रेस्टीज बनी रहे, पैसे का भी आगमन होता रहे, तो आपके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं है, तो आपके पास वो शक्ति चाहिए, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति। तो इसके लिए अपन सब लोग क्या कर रहे हैं? मिल करके क्या कर रहे हैं? जीवन कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई का जीवन कार्य कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारे व्यक्तित्व की रक्षा के लिए कर रहे हैं। अन्यथा कुछ लोग रोड पे भी सोते हैं, रोड पे भी रहते हैं, मकान की जरूरत नहीं है, बरसात में ही भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति, इच्छाएं और अभिलाषाएं कैसी है? और यार कोई व्यक्ति क्या कहेगा, ये तो भीख मांगता है। इसलिए उससे बचने के लिए इस संघर्ष में हम फंसे हुए हैं और उससे हम जीवन कार्य अपना निश्चित कर रहे हैं। पढ़ाना, पढ़ना, कमाना, उद्योग करना, व्यवसाय करना, दुकानदारी करना। तो जीवन का जो कार्यों का आधार है, वो आधार क्या है? व्यक्ति की शक्ति प्राप्त करना, इन रक्षा के लिए व्यक्तित्व की रक्षा की शक्ति प्राप्त करना। तो प्रश्न अंतर हो गया कि नहीं हुआ? फ्राइड क्या कह रहे हैं? सभी कामों का आधार क्या है? काम भावना। और एडलर क्या कह रहे हैं? जीवन के कार्यों का आधार क्या है? इन व्यक्तित्व की रक्षा शक्ति प्राप्त करना। क्लियर? उसके बाद एडलर के अनुसार
एडलर कह रहे हैं कि मानसिक रोग जो उत्पन्न होते हैं, तनाव है, कुंठा है, भग्नाशा है, द्वंद्व है, संघर्ष है, वे अपराध के कारण नहीं, चोरी के कारण नहीं होते, बल्कि व्यक्ति में हीनता की भावना के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, तो इस कारण उसका मानसिक रोग नहीं होगा, वो तनाव में नहीं आएगा, बल्कि वो खुद अपने आप में क्या होगा, हीन भावना ग्रसित, अरे यार मुझे कैसा दिन देखना पड़ रहा है कि चोरी करनी पड़ रही है, मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे इतना गंदा काम करना पड़ रहा है, तो वो हीनता की भावना उसमें होती है। कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठ कर रिश्वत भी लेता है, तो वो भी अंदर अंदर क्या करता है, हीन भावना ग्रसित होता है, और वो धीरे 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 मानसिक तनाव में आ जाता है। इससे बचने के लिए एक विचित्र जीवन शैली को अपनाता है। इस हीन भावना से बचने के लिए, अपने आप में हीन भावना से बचने के लिए मानव एक विचित्र शैली को अपनाता है। कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो काम उसको खुद को नहीं करना पड़े। जैसे बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनके पास पैसा पहुंचता है, लेकिन वो कैसे पहुंचाते हैं, खुद नहीं लेते, दूसरों से लेते, तो कहीं ना कहीं उनका एक टाइप जो होता है वो अलग होता है, विचित्र शैली को अपनाता है। किसके लिए, इस अपराध से बचने के लिए, और अपराध क्या है, हीन भावना के कारण उत्पन्न होता है, और उससे व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है। नेक्स्ट, अब ये हीनता की जो भावना है, हीनता की भावना व्यक्ति में खुद में होती है, ये किस स्तर पर होती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हीनता की भावना व्यक्ति में कहां होती है, तो ये अज्ञात चेतना में होती है। हीनता का संबंध या हीन भावना का संबंध अचेतन से होता है। अज्ञात चेतना को क्या कह सकते हैं, अचेतन मन। अचेतन मन से होता है। अचेतन मन के स्तर पर पाई जाती है हीनता। मैं समझता हूं आपको सारी बातें समझ आ रही होगी। दोस्तों, आप अपने वीडियो सुनने के दौरान, देखने के दौरान लाइक करना नहीं भूलें। हो सकता है तो अपने मित्र मंडली में भी शेयर करें, उन लोगों को भी फायदा होगा। सभी लोगों का फायदा होना चाहिए। यही हमारे भारतवर्ष का कि क्या है, विशेषता है, उसकी सुंदरता है कि सबका लोक कल्याण होना चाहिए, और यही उद्देश्य हमारा भी है। नेक्स्ट आगे चलें। तो हीनता का जो संबंध है वो किससे है, अज्ञात चेतना से है, जबकि श्रेष्ठता का संबंध है वो ज्ञात चेतना से है। ये प्रश्न ध्यान रखना। हीनता या हीन भावना का संबंध होता है तो अज्ञात चेतना कहो, अचेतन कहो, और श्रेष्ठता का संबंध है तो ज्ञात चेतना से है। अर्थात व्यक्ति जब श्रेष्ठ कार्य करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, तो वो सबको बताता फिरता है, मैंने ऐसा किया। अभी कोरोना चल रहा है, कोई किसी को रोटी के लिए, खाने के लिए पैसे दे रहा है और कुछ कर रहा है तो फोटो खिंचा रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो श्रेष्ठता उनको उसमें कार्य में लग रही है। जीवन का आधार जो होता है वो क्या आता है, जीवन कार्यों का आधार क्या है, शक्ति प्राप्त करना। तो जीवन कार्यों का आधार है और उसमें पता है उनको हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो श्रेष्ठता का संबंध होता है चेतन भाव से, चेतन मन से। और किसी को थोड़ी सी कहीं बेईमानी, कमीशन खाना पड़ा तो वो फोटो खिंचाता है क्या, नहीं खिंचाता है, वो अचेतन स्तर पर रखता है। अर्थात तो उसको यार मैंने ये काम कर तो लिया लेकिन है तो गलती, यानी उसको अचेतन मन में। तो ये सीधा सीधा प्रश्न आप समझने की प्रयास करें कि श्रेष्ठता का संबंध होता है वह चेतन मन से होता है, और जो हीन भावना होती है उसका संबंध अचेतन मन से होता है। अब व्यक्ति जो सामाजिक रूप में पाया जाता है, समाज में जब रहता है, क्योंकि जीवन का एक संघर्ष है और समाज में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है, तो समाज में जब रहता है तो सामाजिक जो कार्य होते हैं, सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं, उसका जो व्यवहार होता है, सामाजिक व्यवहार, व्यक्ति का जो सामाजिक व्यवहार है, समाज में रहकर के जो व्यवहार करता है, उसमें दोनों कौन, चेतन और अचेतन, दोनों चेतना और अचेतना,
ये दोनों ही चीजें शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति पूरी तरह चेतन ही चेतन श्रेष्ठ कार्य ही करे, या एक व्यक्ति ऐसा है जो बुरे बुरे कार्य करे, ऐसा नहीं है। सामाजिक व्यवहार में यानी कि प्रैक्टिकल वे में हकीकत में क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। श्रेष्ठता भी पाई जाती है, कई बार हीन भावना भी पाई जाती है। तो सामाजिक व्यवहार में चेतन और अचेतन दोनों ही मन का योगदान होता है। और ये दोनों मन का जो विचार है, यह अब ये व्यक्ति का जो विचार आता है, अच्छा भावना और हीन भावना, ये दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, वैयक्तिक मनोविज्ञान कहलाता है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहलाती है। जब आप मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ते हो, पीछे शुरुआत में वीडियो देखना, तो उसमें एक ये नाम भी आता है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, पर्सनल साइकोलॉजी, वैयक्तिक मनोविज्ञान। इसके साथ में शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सारे मनोविज्ञान हैं। उनमें से एक मनोविज्ञान ये भी है, वैयक्तिक मनोविज्ञान। आगे चलते हैं, कार्ल जुंग के बारे में पढ़ते हैं। कार्ल जुंग पश्च फ्रायडवादी है। तीसरा वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है फ्रायड। फ्रायड के बाद में कौन आया, एडलर, और एडलर के बाद में कार्ल जुंग, जिसने मनोविश्लेषण पर काम किया। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो फ्रायड और एडलर के विचारों से इनके विचार थोड़े अलग हैं। फ्रायड से भी अलग हैं और एडलर से भी थोड़े अलग हैं। अब देखते हैं कैसे अलग हैं। तो इन्होंने जो काम किया है, कार्ल जुंग ने जो कार्य किया है, वो क्या काम किया है, इन्होंने साहचर्य परीक्षण, साहचर्य का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में, कोई व्यक्ति किसी के साथ में रहेगा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, और विश्लेषण पर कार्य किया है, यानी उसका वर्गीकरण करने पर। साहचर्य और विश्लेषण सीधा याद रखेंगे आप कि कार्ल जुंग का विषय क्या है कार्य करने का, तो साहचर्य परीक्षण और विश्लेषण, इस पर इन्होंने कार्य किया है। अब इन पर कार्य करने से क्या पता चला इनको, या क्या पता चलता है, तो साहचर्य परीक्षण और विश्लेषण से व्यक्ति की भावना ग्रंथियों का पता चलता है, या मानसिक ग्रंथियों का अनुमान किया जाता है। ठीक है सर, तो ये ध्यान रखेंगे, साहचर्य परीक्षण और विश्लेषण पर इन्होंने काम किया कार्ल जुंग ने। इससे क्या हुआ, क्या पता चला, तो व्यक्ति की मानसिक ग्रंथियों या भावना ग्रंथियों का पता चलता है। अब फ्रायड से ये किस बात पर अलग थे, या इनके विचार जो हैं वो किस बात पर अलग थे, ये देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया इनको पश्च फ्रायडवादी कहते हैं। तो जिस प्रकार से एडलर सहमत नहीं थे, उसी प्रकार से कार्ल जुंग भी सिगमंड फ्रायड के सभी विचारों से सहमत नहीं थे। अर्थात कि व्यक्ति में सभी उम्र में काम भावना पाई जाती है और सारे काम भावना से होते हैं, इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि फ्रायड के अनुसार मानसिक रोग का कारण भावना ग्रंथि होता है। पीछे भी हमने देखा कि बालक में बाल्यकाल में ही एक भावना ग्रंथि, काम भावना ग्रंथि बन जाती है, और उसके कारण उसमें क्या होता है, मानसिक रोग होता है। इधर भी उन्होंने कहा है काम भावना, ठीक है, और इधर भी कहा है उसने मानसिक रोग का कारण भावना ग्रंथि होती है। जबकि जुंग ये कहते हैं कि व्यक्ति में जो मानसिक रोग का कारण है वह अतीत की घटनाएं, बाल्यकाल की घटनाएं और वर्तमान घटनाएं दोनों ही समान रूप से अपना योगदान देती है। फ्रायड तो कह रहे हैं कि बाल्यकाल में जो उसके साथ में घटना हुई है वो क्या होती है, मानसिक रोग के लिए
तनाव, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन उसके लिए जिम्मेदार है, ये फ्रायड ने कहा है। लेकिन जुंग कह रहे हैं कि एक तो बचपन उसका कैसा बीता और आज उसकी कैसी परिस्थिति है। हमारा बचपन हो सकता है कुछ कठिनाइयों में गुजरा हो, लेकिन आज हम सुखी हैं, और हो सकता है हमारा बचपन भी कठिनाइयों में गुजरा हो और आज भी हम दुखी हैं। तो इन सब चीजों का हमारे मानसिक विकार पर, मानसिक रोग पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न क्या याद रखना है आपको, कार्ल जुंग के अनुसार मानसिक रोगों पर अतीत और वर्तमान दोनों परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है सर, आगे चले। तो जुंग जो है, इन्होंने लिबिडो का जो अर्थ लिया है, लिबिडो कहें काम भावना कहें, तो एक तो ये बात होगी मानसिक रोग संबंधी, दूसरी बात जुंग कर रहा है लिबिडो पर, यानी बालक में जो काम भावना की बात की फ्रायड ने, उसका एक बड़ा अर्थ लेता है। फ्रायड तो केवल काम शक्ति के रूप में, काम वासना के रूप में लिबिडो का प्रयोग करता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि लिबिडो बहुत बड़ा शब्द है और इसका जो अर्थ लिया जाता है वो मुख्य रूप से जीवन की मुख्य शक्ति के रूप में लिया जाता है, यानी व्यक्ति को चलाने के लिए जो शक्ति प्राप्त होती है वो लिबिडो से होती है। तो जीवन की मुख्य शक्ति का स्रोत है लिबिडो। और ये बात ही किसने कही है, ये बात पीछे फ्रायड समस्त क्रियाओं का आधार काम भावना मानता है। तो इसकी बात इन्होंने मान ली, फ्रायड की बात यहां पर इन्होंने मान ली कि जीवन की मुख्य शक्ति का आधार वास्तव में काम भावना है। लेकिन अब दूसरी बात क्या कही इन्होंने, दूसरे रूप में उन्होंने कहा कि देखिए जो दो रूप में पाई जाती है, जो दो रूप में पाई जाती है या पाया जाता है लिबिडो या काम भावना, जुंग के अनुसार लिबिडो के कितने रूप हैं, दो रूप। कौन कौन से, एक तो काम वासना, आसक्ति की भावना, स्त्री की पुरुष के प्रति और पुरुष की स्त्री के प्रति जो आसक्ति है वह, और दूसरी जीवन की प्रेरणा, जीवन की शक्ति के रूप में। दो रूप हो गए, एक तो काम वासना यानी किसी स्त्री या पुरुष का एक दूसरे के प्रति आसक्ति होना, शारीरिक सुख प्राप्त करना, काम वासना लिबिडो हो गया, जो किसने बताया, फ्रायड ने बताया। इन्होंने एक शब्द और आया, जीवन शक्ति का स्रोत भी क्या होती है, काम भावना होती है, लिबिडो होता है। नेक्स्ट, अगली बात इन्होंने कही कि अज्ञात जो चेतना है वह ज्ञात चेतना से अधिक महत्वपूर्ण है। इसको आप यूं समझ सकते हैं, 9/10 और 1/10, या पढ़ते हैं चेतन मन और इधर अचेतन मन, अचेतन मन 9/10। तो ये तो सिगमंड फ्रायड ने भी कहा है कि चेतन मन का विस्तार अधिक होता है। तो इन्होंने कहा कि अज्ञात जो चेतना है, अचेतन जो मन है, वह ज्ञात चेतना से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कारण है? क्योंकि अज्ञात चेतना को ज्ञात चेतना का क्षतिपूरक माना जाता है। आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रश्न देखें, कौन किसका क्षतिपूरक है? कथन सत्य है, असत्य है। अज्ञात चेतना ज्ञात चेतना की क्षतिपूरक है, या ज्ञात चेतना अज्ञात चेतना की क्षतिपूरक है? तो इस तरीके से स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, अज्ञात चेतना, अचेतन मन चेतन मन का क्षतिपूरक है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो कि ज्ञात चेतना में या चेतन मन में पहलवान है, शक्तिशाली है, किसी से नहीं डरता है, वह अज्ञात चेतना में भीरू, कायर भी हो सकता है या होता है।
इसका मतलब ज्ञात चेतना में किस चीज की कमी है? वो पहलवान है अपने आप में, अरे मैं पहलवान हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो अपने आप में जो पहलवान है, शक्तिशाली है, अज्ञात चेतना में उसके अंदर जो भावना है, उसमें कहीं ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पहलवान नहीं आ जाए जो मेरे को ही पस्त कर दे। तो जिस चीज की कमी ज्ञात भावना में है, उसकी पूर्ति कौन कर रहा है? अज्ञात मन कर रहा है, अचेतन मन कर रहा है, अज्ञात चेतना कर रही है। और अज्ञात चेतना में, उस अचेतन मन में अच्छे और बुरे दोनों विचार शामिल होते हैं। अचेतन मन का संबंध होता है इदम से। आप इदम अहम और परम अहम पीछे पढ़ा आपने, बैक वीडियो में जाएं देखें। तो इदम का संबंध हम किससे बताते हैं? अचेतन मन से। तो ऐसा नहीं है कि इदम बुरे कार्यों के लिए है, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए भी अचेतन मन है। अचेतन मन में दोनों प्रकार के कार्य पाए जाते हैं, जिसमें अच्छे भी कार्य होते हैं और बुरे कार्य भी होते हैं। सपने आप कभी अच्छे भी देखते हैं तो कभी बुरे भी देखते हैं, और सपनों का संबंध अचेतन मन से होता है। प्रिय मित्रों, चले आगे नेक्स्ट। कार्ल जुंग का जो विचार है, इसमें कुछ विचार तो फ्रायड संबंधी है और कुछ विचार एडलर संबंधी हैं, इसलिए दोनों के ही विचार इसमें पाए जाते हैं, संबंधित हैं। तो इसलिए कार्ल जुंग ने दोनों प्रकार के सिद्धांतों का, क्योंकि फ्रायड ने तो क्या लिया? काम भावना को महत्वपूर्ण माना, तो इन्होंने यहां मान लिया ना काम वासना, काम भावना। और एडलर ने क्या महत्वपूर्ण माना है? तो जीवन की संघर्ष को महत्वपूर्ण माना है, जीवन के संघर्ष को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें व्यक्ति जीवन कार्य क्या करता है? अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए जीवन कार्य करता है। तो यह जीवन शक्ति के रूप में उन्होंने माना है। इस प्रकार से एडलर और फ्रायड दोनों के विचारों का सम्मिश्रण किया है कार्ल जुंग। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बांटें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।